नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू ऑल? बोलो जल्दी से, कैसे हो? फाइन क्या है क्या भाई? यू शुड फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ, राइट? सो सभी रसगुल्लों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बार बता दीजिए ऑनलाइन लाइव के बच्चों कि आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल कम्प्लीटली? प्लीज़ लेट मी नो सो दैट वी कैन टेक इट अहेड नेक्स्ट लेवल, है ना? सो जल्दी से मुझे बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी क्लियरली? इस तरह बैठना, इधर प्रोजेक्टर चालू है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? अच्छा, इधर जो बैठे हुए बच्चे हैं, क्या स्टोरी रही? अभी कोई अटेम्प्ट दिया है कि अटेम्प्ट नहीं दिया है? हाँ, अटेम्प्ट दिया है। क्या स्कोर्स रहे? क्या स्कोर है भाई? क्विक अभी है। हाँ हाँ, डिड यू गिव दिस अटेम्प्ट? क्या स्कोर? हाँ, नहीं दिया? तुम्हारे पीछे दोनों नहीं दिया। ओके, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो रिवीजन बैच है, इस रिवीजन बैच के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर आपके ग्रुप 1 के अकाउंट्स के लेक्चर्स हुए हैं कहीं पर भी, एंड इन दैट केस दिस बैच इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. This batch in any ways, any which scenario will not be a substitute for your regular studying. So regular पढ़ाई आपको अगर आपकी हो गई है, आपने देखा होगा, उसके बाद में ये आपको हेल्प कर पाएगा. इज दैट ओके? अच्छा, इस बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे मतलब who have cleared both the groups and in which accounts has played a major role, in which they have got exemptions in both accounts and advanced accounts. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्शन के अलावा भी उनको सेट ऑफ का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला. एक और क्वेरी आ रही थी हमारे पास में कि सर अभी हमारा ग्रुप 1 का भी लेक्चर चलेगा, फिर उसके बाद में हमारा शाम को AS SM भी है, तो हमारा कंबाइन कैसे होगा दोनों? सो एक्चुअली ऐसा है बेटा जी कि अनफॉर्चुनेटली मी एंड स्वप्निल सर बोथ आर हैविंग द सेम slot which is free for us, both of us. So that is the reason we'll be conducting it together. But you can watch the lecture as per your convenience, either of the one. अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो either of the one आप देख सकते हो लाइव, और दूसरा वाला आप रिकॉर्डेड के मोड में देख सकते हो. ठीक है? इस बैच के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं इंपॉर्टेंट आपको. ये बैच विल बी फोकसिंग ऑन, it will be in the form of live plus in the form of recorded mode. तो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे. सो रूल नंबर 1, देयर वुड बी टारगेट्स एंड यू हैव टू अचीव दोज टारगेट्स एवरी टाइम एंड वी हैव टू डू इट इन अ गिवन टाइम स्लॉट. प्लस आफ्टर दैट देयर वुड बी टेस्ट सीरीज विथ मॉडल पेपर, with model answers, and this test series will make it a point that these are chapter wise. ओके, सो मॉडल टेस्ट पेपर जो आपको दिए जाएंगे वो आपने लिखना कंपलसरी है अगर आप पास होना चाहते हो. सो दीज आर कंपलसरी. ये अगर आप लिखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि भाई साहब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपकी करेक्टिव एक्शंस नहीं आएगी तब तक पास होने की गुंजाइश बहुत कम पड़ती है. इज दैट ओके? थर्ड लेवल पर आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि जब आप छोटे थे एकदम बचपन में, तब आप पहले क्या करना सीखे थे? Did you start speaking first, or did you start crawling, sitting, walking first and then you started speaking, or you started speaking first and then you started crawling, standing and sitting? So पहले crawling हुआ, फिर you started sitting, या वो घोड़ा बनकर चलने लगे, फिर you started sitting, from after sitting you started walking, और वॉक करते करते आप थोड़ा सा बोलना लगे. रूल सिंपल है भगवान का कि पहले कर्म करो, पहले काम करो, फिर बात करना. समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो अगर आप पहले ही बातें करने लग जाते तो दिक्कत क्या हो जाती? पहले ही बात करने लग जाते तो दिक्कत क्या हो जाती? आपका पूरा ध्यान बातों में चला जाता और आप कोई भी एक छोटी मोटी एक्टिविटी भी है वो सीख नहीं पाते. तो कंपटीशन में मत जाइएगा, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करिएगा और स्ट्रेंथ पर फोकस कर कर काम करिएगा. आपको जब पढ़ने का मन हो तब पढ़ना, सुबह शाम रात को. कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि जिस समय ही आपको पढ़ना चाहिए, जिस समय आप कंफर्टेबल और पढ़ाई कर सको वो. डिसिप्लिन से पढ़ना, रेगुलरली हर रोज़ डिसिप्लिन करना. बैच फ्री होती है तब एक चीज़ मैंने नोटिस की है बहुत बार कि आप अपने करियर को दाव पर लगा देते हो और वो गड़बड़ हो जाती है. तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान में रखना कि आप इस बैच को एक प्रण लेकर बैठना, एक संकल्प लेकर बैठना कि मैं इस बैच को जब भी आऊँगा तब इसको रेगुलरली अटेंड करूँगा.
राइट। अगर आप इस तरीके से, इस रवैये से आओगे कि भाई साहब मेरे को ये टॉपिक इजी जाता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे टॉपिक्स आते हैं वो करने की ज़रूरत है, इससे आपका रिदम स्पॉइल होगा। सो बेहतर यही होगा कि आपने सारे टॉपिक्स रेगुलरली जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी टाइम फ्रेम में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करते हो कि आप जो प्लानिंग है, हाइब्रिड प्लानिंग मत करो। अगर आपको इतना साहस है, दम है ना कि आप कर सकते हो अपने आप से, तो कर लेने का। फिर दो जगह पे तालमेल मत बिठाओ, क्योंकि उसमें क्या है कि रिदम खोती रहेगी और आपका हमेशा ध्यान इसमें रहेगा कि सर कौन सा टॉपिक कब शुरू कर रहे हैं, उसके बेसिस पर मुझे मेरा काम करना है। ये आपको देखते वक्त बहुत चीज़ें सिंपल लगती है, बट ध्यान में रखना कि जब उस समय आप कोई प्लान कर बैठे होंगे आपको जो चीज़ करनी है, और उस रिदम में चीज़ें नहीं चलती और आपके बीच में कोई और दूसरा सब्जेक्ट आ गया, जैसे आपने प्लान किया था और कुछ पढ़ना है और बीच में मैंने वो टॉपिक शुरू कर दिया, तो फिर आप बोलोगे कि सर जी हाँ मेरा रिदम खराब हो गया। तो फिर क्या है कि नहीं करने वाले को बहाने बहुत मिल जाते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस बार बहाने छोड़ना, आईसीआई की रिज़ल्ट को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना, क्योंकि मेरी अभी तक जो समझ है आईसीआई के रिज़ल्ट के बारे में, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट बहुत कम है, बहुत माइनर है। लोग पीपल कीप ब्लेमिंग अदर्स कि वाई ही फ्लंक्ड एंड व्हाट वाज द रीज़न ही फ्लंक्ड, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू गेट डाउन टू द स्टडीज़ एंड स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली। इज दैट ओके? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मैक्सिमम रिविजन इसके अंदर करा दूँ और अच्छे से आपको पढ़ा दूँ, एंड देन मे बी यू कैन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर। ठीक है? सो जैसे मैंने बोला कि पहले कर्म पर फोकस करेंगे, फिर बातें करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? कंपनी फाइनल अकाउंट। एक बार इसका वेटेज देख लेते हैं एग्जाम में। इसका वेटेज हर एग्जाम में लगभग 15-20 मार्क, 25 मार्क, 5 मार्क के आसपास रहा है, राइट? सो एक रनिंग एवरेज भी ले तो 10 से 12 मार्क कंपनी फाइनल अकाउंट में आया, विच डज नॉट इंक्लूड बोनस एंड कंपनी डज नॉट इंक्लूड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑफ कोर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपसे एक प्रश्न है कि इस बार नवंबर 22 में एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था? 20 मार्क्स। सो बाय एंड लार्ज इसमें इतनी ताकत है कि इट कैन डाइवर्ट योर रिजल्ट टुवर्ड्स पास और फेल। यह अकेला एक टॉपिक है जिसमें इतना दम है। दूसरा और एक टॉपिक है इसी के साथ में, जो हम इसके साथ में देखेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बोनस शेयर्स। इस बार एग्जाम में शायद बोनस शेयर नहीं था, और था May 22 में तो 5 मार्क तक का था, एंड ऑलमोस्ट 5 एग्जाम में इट हैज़ बीन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। और एक और टॉपिक है जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बाय एंड लार्ज ये 5 से 10 मार्क के आसपास के बीच में पूछा जाता है, राइट? तो अभी हम टोटल कितने मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम हायर साइड पे देखें, सो 20 + 5 + 10, इट इज एट एन एवरेज वी आर वर्किंग अराउंड हाउ मच? 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के सिलेबस पर हम काम कर रहे हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली लेकर चलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे अटेम्प्ट है जिसके अंदर इसके ऊपर तीनों में ही प्रश्न आए हैं, और इट हैज़ गॉन अप टू ऑन 30 मार्क्स के आसपास, और 30 मार्क्स एक काफ़ी अच्छा बड़ा स्कोर माना जाता है व्हेन वी वांट टू डू इट। चले भी आगे। सो एनीथिंग एल्स विच वी नीड टू डिस्कस? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क का आया था, बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर आपके कितने मार्क्स हो गए इसमें टोटलिटी में? अगर कंपनी फाइनल अकाउंट की बात करें सिर्फ, सो देयर वर अराउंड 35 to 40 मार्क्स इन दिस अटेम्प्ट ऑल्सो। सो शैल वी नाउ फोकस नाउ? ऑलराइट। सो बेटा जी, ये कंपनी फाइनल अकाउंट ये रहा। ये आपको ग्रुप 2 में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ग्रुप 2 में आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन और बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात थी, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मुझे सेलेक्ट करना ज़्यादा सही लगा, एंड दैट इज द रीजन वी हैव सिलेक्टेड विच टॉपिक? कंपनी फाइनल अकाउंट। आर वी रेडी? सो हियर वी गो। बेटा जी, शेड्यूल 3 जो है, पहले वो हम लिखना शुरू करते हैं। क्या आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्लियरली याद है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियरली वेल वर्स्ड विद द शेड्यूल 3 का फॉर्मेट? कितने बच्चों को याद है शेड्यूल 3 का फॉर्मेट? अबे हाथ ऊपर करो, नहीं तो नहीं है तो नहीं बोलो, ऐसा मरे मरे मत बैठो। याद है? कितने बच्चों को याद है? और बाकी के बच्चों को नहीं है? वेरी गुड। मतलब अरे ढोक लो। तो शुरू करते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है आते वक्त? मेरी टेक्स्ट बुक कैरी करनी है। अगर मान लीजिए आप मेरे पास नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू कैरी द मॉड्यूल विथ यू ऑफ द कंपनी फाइनल अकाउंट। इज दैट ओके? हियर वी गो। सो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बेटा जी पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सो एवरीवन स्टार्ट विद द बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
बैलेंस शीट में दो कॉलम बनते हैं, एक कॉलम नोट का भी बनता है, नोट नंबर, और जो कॉलम बनता है पहला वाला, उस कॉलम में करंट ईयर के फिगर्स आते हैं, और जो उसके पैरेलली अलग एक कॉलम बनता है उसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स आते हैं. सो दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज प्रीवियस ईयर. ओके, एंड वी विल बी राइटिंग डाउन ईयर पर्टिकुलर्स. फिर रोमन 1 में आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. अच्छा, ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, ये फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. ओके, सो आई विल नॉट बी टेकिंग अप 2 or 3 आइटम्स विच आर देयर इन द शेड्यूल 3 बट आर नॉट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस. तो उसको रट कर कोई फायदा नहीं है, और चाहिए तो भी हम वो लास्ट में एक बार देख लेंगे. बट अभी के लिए जो मुझे फॉर्मेट चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, और वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से. पहला वाला, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को अंडरलाइन कर कर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं शेयर कैपिटल, और दूसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा जी रिजर्व्स एंड सरप्लस. आर यू क्लियर अबाउट इट? ओके, कीप राइटिंग along with me. Now the second point which comes in here is called as non-current liability. Non-current liabilities के अंदर if you see there are 4 more parts, A, B, C, D. Okay? जो फर्स्ट वाला है उसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरिंग. लॉन्ग टर्म बोरिंग. दूसरा वाला है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. जिसके अंदर तीसरा वाला आता है उसका नाम है लॉन्ग टर्म प्रोविजन. और जो चौथा वाला पार्ट आता है वो आता है अदर करंट लाइबिलिटी. यही कुछ भी बोल रहा हूं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी. हैप्पी? सो दिस इज अबाउट द नॉन करंट लाइबिलिटी पार्ट. इसमें से जो ए, बी और डी पार्ट है वो एज इट इज नीचे रिपीट होता है. जो लॉन्ग टर्म है बस वो क्या बन जाता है? शॉर्ट टर्म. सो राजा बेटा जी यहां पर थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज लिखने के बाद में इसको अंडरलाइन कर मैं लिखूंगा ए, इट हैज गॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. डीटीएल की जगह पे आ जाता है ट्रेड पेएबल. डीटीएल की जगह पे आएगा ट्रेड पेएबल. फिर राजा बेटा जी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है उसका नाम बन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग. अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या बात है, जाग रहे हो तुम तो. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. और डी वाले पार्ट में क्या बन जाता है बेटा जी? अदर करंट लाइबिलिटीज. डी वाला एग्री? सो बेटा जी ये लाइबिलिटी साइड का पार्ट है जो हमको पहले फॉर्मेट वाइज तो याद होना ही चाहिए 110%. इज दैट ओके? हियर वी गो माय डियर स्टूडेंट्स. आगे असेट साइड. ये सभी लोगों ने लिखना है ऑनलाइन लाइव. कोई बच्चा गधेड़े के जैसे सिर्फ देखते नहीं बैठेगा. एवरीवन इज गोइंग टू राइट डाउन. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद व्हाट? असेट साइड. असेट साइड में राजा बेटा जी आपका आता है नॉन करंट असेट्स. असेट हेडिंग बनेगी, और नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में बेटा जी आपका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसी के नीचे आएगा बेटा जी आपका रोमन 2 में इनटेंजिबल असेट. फिर बेटा जी थर्ड वाला आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. फोर्थ पॉइंट पर आएगा इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. फिर राजा बेटा जी एक पीपी हो गया. फिर पॉइंट नंबर बी पर आएगा नॉन करंट असेट्स, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट.
फिर आपका बनेगा सी डेफर्ड टैक्स असेट, ओके। डी पॉइंट आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ई पॉइंट में आएगा अदर नॉन करंट असेट्स। Are we done so far? Other non-current assets के बाद we will write down the point number 2 which is called as current assets. करंट एसेट के अंदर बेटा जी फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस बना था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बना था, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो यहां पर क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अभी एक चीज को ध्यान में रखना, किस तरीके से आगे का पॉइंट लिखना है। आप मुझे बताइए कि आपके पास पहले क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से क्या आता है, कैश, ओके। तो अगले जो 3 पॉइंट है वो एक बिजनेस की स्टोरी बताता है, जिसके अंदर पहले आपके पास क्या होता है, स्टॉक, बी स्टॉक दैट इज इन्वेंट्रीज। सो कैन आई राइट मोर स्टैंडर्ड वर्ड, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद में वो इन्वेंट्री कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और पॉइंट नंबर ई के ऊपर आता है राजा बेटा जी, जो हमने ऊपर देखा था वही पॉइंट नीचे रिपीट हो जाएगा। जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और एफ पॉइंट पे आ जाएगा आपका अदर करंट असेट्स। इस बैलेंस शीट के बाहर में आपकी और एक चीज आती है जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट। क्या आता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट, एंड विद दिस इट शैल टैली विद द लाइबिलिटी साइड। डू यू ऑल एग्री? तो क्या ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे दिमाग में गया क्या? सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिमाग में बैठ गया, नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू, वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट विथ पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। कितने बच्चों को पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट आता है? आता है, बोलो। अभी याद नहीं तो एड़े, इनको भी तो आता है ना फिर। हाँ, शांति शांति, नको नको नको, मत बोलो मत बोलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, ये बेटा जी आपका टोटल ए आ जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम लिख क्यों नहीं रहे हो विकास? क्लास में बैठने नहीं दूंगा विकास में, बातें नहीं, बातें बाहर करनी। और मेरे को इरिटेट करने वाला ऐसा कोई काम मत करना, मैं बाहर फेंक दूंगा क्लास के, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पढ़ने आए हो तो पढ़ना इत्मीनान से, पास होके निकाल दूंगा, ये बात है। और बातें करने का तो बाहर है ना, दुनिया बड़ी इतनी, जिसको पढ़ने का वो बैठने का। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और दूसरा वाला पार्ट क्या है बेटा जी, अदर इनकम। Once you have got revenue from operations, other income, then we start with the expenses. Now, before I explain you the expenses, please focus on few points which will help you out how to put up the expenses. Actually, 3 है, 4th में expenses. बेटा expenses में पहले 3 पार्ट आपको है ना स्टॉक के बारे में होता है। पहले 3 पार्ट स्टॉक के बारे में होता है। So I'll write down the first part, cost of रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आरएम कंज्यूम्ड। ये लिखा नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको, आरएम है बोलकर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर राजा बेटा जी परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड वाला आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री,
चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। अच्छा, इसके ऊपर काम कौन करता है? इसके ऊपर काम कौन करता है? इन सभी स्टॉक पर काम कौन करता है? एम्प्लॉइज। सो इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा बेटा जी फिनेंस कॉस्ट। ई के बाद एफ, फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट माने बोरिंग कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट के बारे में 6th नंबर पर आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस। आपका टोटल बी आ जाएगा इधर बेटा जी। टोटल ए माइनस टोटल बी विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल ए माइनस बी विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे मैं आपको बता दूं और भी P&L अकाउंट में चीजें हैं, जैसे आप पहले निकालोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर क्या करोगे आप? एक्सेप्शनल आइटम्स लिखोगे, ऐड या लेस, फिर आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर आप क्या करोगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का प्रेजेंटेशन दोगे और फिर आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप लेस करोगे टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, और फिर आएगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद में आप उसके अंदर जोड़ोगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और फिर टोटल आपका प्रॉफिट आएगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद में आएगा आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सब कुछ नहीं करना है, टेंशन नको लो, बट मैं आपको बता रहा हूं P&L अकाउंट का इसके नीचे भी विस्तार से फॉर्मेट है, समझे कि नहीं समझे? सो हम क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस। अभी तो हम मॉड्यूल के बेसिस पर चलेंगे, फिर बाद में हमें अगर फॉर्मेट देखना होगा तो देख लेंगे। सो इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव अस टू व्हाट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यह आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से लेस क्या करोगे? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में आएगा राजा बेटा जी आपका करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। गुड न्यूज ये है कि डेफर्ड टैक्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रुप 2 में आएगा, और इसके बाद में आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये समझा नहीं, बहुत फास्ट हो गया। ये काय का फास्ट हो गया? ये तो फॉर्मेट है, ये आना चाहिए, बराबर है ना? एकदम ऑनेस्टली लेट्स एग्री, कितनों को अपने कोई फॉर्मेट ध्यान में नहीं था? इसके पहले कितने बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कंपनी फाइनल अकाउंट तो इजी है, ठीक है, बट आपको फॉर्मेट पता नहीं था? ये टॉपिक आपको टफ कहां पर होता है मैं आपको बताता हूं। यू आर गवर्न्ड बाय लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान में रखना, एग्जाम में थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर। थिंकिंग एंड राइटिंग इज लाइक यू क्रिएट अ नॉवेल। आपको एग्जाम में जाके नॉवेल नहीं लिखना है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास। थिंकिंग एंड राइटिंग कैन नॉट हैपन, इट इज ओनली राइटिंग। मुझे बताओ इस बार आपने पेपर लिखा, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एकदम नया निकल कर आ गया? ऐसा कुछ किसी भी सब्जेक्ट में? चलो मैं इनकम टैक्स की बात कर लेता हूं, जीएसटी वगैरह। ऐसी पर कौन सी चीज थी जो मॉड्यूल में कवर्ड नहीं थी? एफएम की बात करता हूं, अब एफएम के पेपर को बोलते टफ है। कौन सी चीज थी जो मॉड्यूल से बाहर निकल कर आई? अपना सीधा सिंपल सा रूल गणित रखना कि हमें सब कुछ करना है ऑफ द मॉड्यूल, और अगर हम मॉड्यूल की हर चीज कर लेंगे तो पास होने से किसी का बाप रोक सकता है। इसीलिए पहले मैंने चालू किया, बैलेंस शीट करवाई, P&L करवाया, और फिर मैंने आपको पूछा कि भाई साहब इजी लग तो रहा था कंपनी फाइनल अकाउंट, बट ये प्रैक्टिस आपकी कम पड़ती है। तो इसके हमारे 10 से 15 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत बेसिक है, बट इसके अलावा 10 से 15 थोड़े से बिगर क्वेश्चन रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर बुनियाद बनाएगा आपके आगे के टॉपिक्स की। इज दैट ओके? और ध्यान रहे कि आपको ये सिलेबस क्लास के साथ ही समाप्त करना है। मैं शाम को ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ में बैठकर यही करते रहूँ। इवन आई हैव टू गो होम, यू हैव टू गो होम, सो दैट इज द रीज़न इवनिंग का टाइम सिलेक्ट किया गया, ताकि टू द पॉइंट प्रिसाइजली इसी चीज़ पर बात हो, खत्म हो रहा, हम आगे बढ़े। इज दैट पॉइंट क्लियर? कितने बच्चों ने अभी फॉर्मेट नहीं लिखा? इस क्लास में तो तुमको लिखना ही है डर के मारे। और ऑनलाइन लाइव वालों, चलिए फिर एक बार इस फॉर्मेट को पढ़ लिया गया अच्छे से? हैवी? क्या क्या पढ़ लिया? एक बार पढ़ लेंगे इसको, और फिर इसको ओरली एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बी क्विक। सो आपका समय शुरू होता है अब।
एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। 5 मिनट में फॉर्मेट मेरे को चाहिए। गुड मेरे रसगुल्लो, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। सर कैन एनीवन अटेंड फेस टू फेस? यस, मैंने बोला था फेस टू फेस आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Are we done?
ओके, अब आपसे पहला प्रश्न ये है, कितने लोगों को लगता है कि उनका हो गया कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़कर और उनको याद आ जाएगा? जल्दी जल्दी से, कोई डरने की बात नहीं है। कितना मिनट लगा? 5 मिनट भी पूरी तरीके से नहीं, इधर तो लोग 3 मिनट के पहले ही बोल रहे थे डन डन डन। तो पहले अपनी काबिलियत को पहचानो सर, आप ये बोलना बंद करो कि मेरे से नहीं होगा, टाइम कम है। 3 मिनट में अपने कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट विथ P&L अकाउंट का फॉर्मेट किया था, उसके अंदर का कंटेंट करेंगे। अंदर का कंटेंट अगर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर से कर लिया, 1 से 1.5 घंटा अगर उसमें डाल दिया, तो कोई माइकल लाल नहीं जो आपको क्लासिफिकेशन से रोक दे। बाकी की अगर जर्नल एंट्रीज कर दी तो कोई माइकल लाल नहीं जो आपको उसको प्रेजेंटेशन से रोक ले। चीज़ों को समझो, धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपको पेपर के पहले एंजाइटी बहुत होती है। एंजाइटी तभी होगी, हमेशा ध्यान में रखना, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास पहले कॉम्पिटेंस हो। कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉम्पिटेंस समझते हो? कॉम्पिटेंस समझते हो? यू शुड हैव अ कॉम्पिटिटिव एज विथ यू। फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि वो आपको रोक सके। आपका रंग, रूप, हैसियत, ये कोई चीज़ रोक नहीं सकता। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एज है, अगर आपके पास उस चीज़ का ज्ञान है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। हम नहीं जानते बिरबल कैसे दिखते थे, बट बिरबल आज इतने मशहूर है फॉर वन सिंपल रीजन दैट ही वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। चाणक्य वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेक इट अ पॉइंट दैट कि आप वो रोना धोना बंद करो और डिसिप्लिन वे में इस एग्जाम में इतना वचन दो मुझे, क्योंकि इसलिए मैंने पहले शुरुआत किया था। इस एग्जाम में बस मुझे आपसे इतना सा वचन चाहिए, फेल तो फेल सर, मेहनत में पूरी करके आऊंगा। तुम्हारे सेटिस्फैक्शन को तुमसे और कोई छीन नहीं सकता। हार जीत चलती है, विराट कोहली भी हारता है, बट अभी 2 सेंचुरीज मारता है फिर धपाधप। विराट कोहली भी बहुत अच्छे से नहीं खेल पाया कुछ समय तक, कितने सालों के बाद में उसकी सेंचुरी आई। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपसे आपका सेटिस्फैक्शन इसके आगे अभी कोई नहीं खींचेगा। अपनी नजरों में गिरना मत। अगर आपने प्रॉमिस किया कि मैं डिसिप्लिन्ड वे में दोनों ग्रुप करूंगा, तो दोनों ग्रुप पूरी तरीके से संभव है। मैं आपको बता रहा हूं, बिंदास्त होकर दोनों ग्रुप के लिए जाइएगा। बट मैं आपको उसी के साथ, उसी सांस में, उसी ब्रीथ में एक और चीज बता दूं कि एग्जाम के पहले आप कभी नहीं बोल पाओगे कि सर मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं। ये प्रॉब्लम रहेगी, आपको ये झेलना पड़ेगा, ये एंजाइटी झेलनी पड़ेगी। कब तक? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक तुम श्योर नहीं होते। रिजल्ट आने के बाद में लोग बच्चनबाजी करते हैं। इस बार दोनों ग्रुप पास होने वाले कई सारे बच्चे हैं, मुझे मालूम है कैसे एग्जाम के कुछ दिन पहले तक रोते थे मेरे पास कि सर बहुत एंजाइटी हो रही, नहीं हो रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब भूल रहे, कर रहे। कितने लोग अभी पास होने के बाद में एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। मतलब दिखाऊंगा तेरे मैसेज तेरे को निकाल कर, नलायक, जो व्हाट्सएप पे किया करते थे तुम मुझे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं तुमसे ये बता देता हूं, इसके आगे कोई आपसे ये हक ना छीने। आप इस सेटिस्फैक्शन के साथ में जाओगे कि भाई साहब मैंने पूरा पढ़ लिया, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरी चीज कि राजा बेटा जी, जो आपका प्लान है वो प्लान पूरा कंटिन्यू करोगे। और तीसरी चीज, मैं आपसे आपकी एंजाइटी नहीं निकाल सकता, मैं कुछ भी कर लूं नहीं निकाल सकता। ये रहेगी आप तक। और कब तक रहेगी पता है क्या? पेपर देने के बाद रिजल्ट तक। पेपर देने के बाद में कम हो जाती है, बट रिजल्ट तक ये एंजाइटी रहेगी। कुछ नहीं कर सकते, आपको इस नरक से जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। ये 12th जैसा नहीं है कि क्वेश्चन करने के बाद हाँ यार ये तो अब मैं क्या कर लूंगा। नो, आ गई बात समझ में? पिछली बार बहुत सारे लोग ऐसे थे, सर FM में करूंगा मैं एग्जामिशन, ले कर। इसलिए पेपर को टाइम नहीं करने का, पेपर को टाइम नहीं करना। कभी किसी पेपर का नंबर है, कभी किसी पेपर का नंबर है, ठीक है? लेट्स गो अहेड, हियर वी गो। सो राजा बेटा जी, एक बार फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में करंट ईयर का फिगर पहले आता है और प्रीवियस ईयर का फिगर बाद में आता है। सो पहला आता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के 2 बच्चे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा वाला आइटम कौन सा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सॉरी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इज दैट ओके? फिर उसके नीचे एक पायदान उतरे तो क्या आता है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में पहला क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर ट्रेड पेएबल, फिर अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। असेट्स में फर्स्ट हेडिंग बनता है 1 और उसके अंदर बनता है रोमन छोटा 1 और वो बनता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सेकंड P पर इंटेंजिबल आता है, D पॉइंट पर क्या आता है? इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर B पर बनता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट पर बनता है डेफर्ड टैक्स असेट। चौथे पॉइंट पर बनता है लोन्स एंड एडवांसेस और पांचवें वाले पॉइंट पर बनता है अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वही नीचे आता है और क्या बन जाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
फिर आपकी बिजनेस की स्टोरी शुरू होती है। मेरे पास पहले क्या थी, इन्वेंट्री, फिर क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल, फिर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर फोर्थ लेवल पर क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो पी एंड एल में पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल 1 आएगा। फिर एक्सपेंसेस में इन्वेंट्री के 3 पार्ट, रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। चौथे नंबर पर आपका आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ई के बाद में आता है एफ, फाइनेंस कॉस्ट। एफ के बाद में पहला वाला आइटम आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और फिर आता है आपका अदर एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंस बनेगा ए माइनस बी, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर टैक्स एक्सपेंस एंड यू विल गेट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डू यू ऑल कॉपी दैट? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद में आपको कुछ चीजें और पढ़नी है और उसके अंदर नाम है कि इनके फॉर्मेट्स। तो मैंने आपको मॉड्यूल दे रखी है, मॉड्यूल माने ये देख लीजिए, ये मॉड्यूल में आपका शेड्यूल 3 जो एनेक्चर है, आप यहां से पढ़ सकते हो। इज दैट ओके? यहां से माने कहां, ये शेयर कैपिटल है, पॉइंट नंबर ए। तो आप इसको एक बार नजर के बाहर से निकालना है। शेयर कैपिटल कहां पर करोगे, ये आज का होमवर्क है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या जाता है, ये सारी चीजें एक बार पढ़कर निकालोगे। वैसे मैंने इसको और इजी तरीके से आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में बनाकर दिया था। सो यूनिट 3 में अगर आप देखेंगे तो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और प्रत्येक फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज कहां पर जाएगी वो लिखी हुई है। जैसे शेयर कैपिटल में पहले क्या आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल हम एक साथ लिखेंगे। लेस क्या करते हैं यहां से, कॉल्स इन अरियर्स। सो राजा बेटा जी आपको क्या मिल जाएगा, पेड अप कैपिटल। इज दैट ओके? ये फॉर्मेट आप कर सकते हो। आपको इसमें डिस्क्लोजर क्या देना पड़ता है, कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी है शेयर्स की, कितनी फेस वैल्यू है, ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। प्रमोटर्स द्वारा बाय किए गए शेयर्स का भी डिस्क्लोजर अलग से दिया जाता है, बट हमारे एकेडमिक्स में जरूरत नहीं, तो उन चीजों के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। हालांकि जो आपको दिया गया है मॉड्यूल का, जो मैंने शेड्यूल 3 पढ़ के आने के लिए कहा है, उसमें है। सो पहला वाला पॉइंट क्लियर है क्या? दूसरा वाला क्या है बेटा जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी प्रकार के रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारे प्रकार के रिजर्व्स कहां पे आ जाएंगे राजा बेटा जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका रिकंसिलेशन भी दिया जाता है कि इसमें कितना अमाउंट ऐड हुआ, कितना अमाउंट लेस हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर दर्शाई जाती है। ध्यान रहे, अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो बेटा जी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट आएगा ही आएगा। इज दैट ओके? इसके ऊपर कुछ ना कुछ आना ही आना है। लेट्स गो ऑन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बेटा जी अलग अलग जगह से आप बोरो कर सकते हो। कहां कहां से बोरो कर सकते हो, बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन्स। इज दैट ओके? डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म बोरिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको डिबेंचर्स दिए जाएंगे, आपको बॉन्ड्स दिए जाएंगे, आपको बोरिंग्स दी जाएगी, ये बोरिंग्स लेना। एक चीज नोटिस की गई, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बोरिंग सिर्फ शब्द दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो उस केस में आपका अजम्पशन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मॉड्यूल उसको लॉन्ग टर्म अज्यूम कर ही आगे बढ़ती है, समझे? सो बोरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, लॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीजें आती है राजा बेटा जी? आपके एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजन, जैसे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड। आपने सैलरीज टॉपिक तो किया होगा इनकम टैक्स में, तो उसके अंदर जो जो भी कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट से ताल्लुकात रखने वाली चीजें हैं, जिसके प्रोविजंस करने पड़ते हैं, ग्रेच्युटी का प्रोविजन करना पड़ता है, राइट? ये सारे प्रोविजन आपके इधर आएंगे। लीव एनकैशमेंट भी, ये तुरंत पेमेंट नहीं होता है, आगे पेमेंट होता है, तो लीव एनकैशमेंट का भी जो प्रोविजन किया जाता है, दिस वुड बी शोन अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इज दैट ओके? सो रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर हम AAS 15 पढ़ते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके अंदर कई सारे प्रोविजन वहां से आते हैं, और अदर प्रोविजंस कुछ रहेगा तो स्पेसिफाई द नेचर। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, राजा बेटा जी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग थी उसी का स्वरूप क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। से यस। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का सिर्फ फर्क ये है कि दे आर जनरली पेएबल विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग। द इंटेंशन एट द टाइम ऑफ बोरिंग वाज टू बोरो इट फॉर लेस देन 12 मंथ्स। फिर बेटा जी ट्रेड पेएबल, इस बार ट्रेड पेएबल में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, तो वो मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा अभी। किसके थ्रू? मॉड्यूल के एनेक्चर 3 में। तो उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। ट्रेड पेएबल में गवर्नमेंट ने यह चीज ऑब्जर्व करी कि कोरोना के बाद कई सारी कंपनियों ने बकवास बातें करते हुए ट्रेड पेएबल का पेमेंट नहीं किया,
उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, बट फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे। किसका? ट्रेड पेएबल का, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में तकलीफ आ रही थी। सो बड़ी कंपनियों के लिए राइट, और शेड्यूल 3 के भी इसमें डिस्क्लोजर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को और एक चीज का डिस्क्लोजर चेक करने के लिए कहा गया, और वो ये कहा गया कि ऐसे कितने ट्रेड पेएबल है जो एमएसएमईज है, एसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, जिसका पेमेंट नहीं किया गया, जो नॉन डिस्प्यूटेड है बट पेमेंट नहीं किया गया। क्योंकि आपने सुना होगा देयर इज अ क्राइसिस ऑफ एमएसएमई एंड एसएमई इन इंडिया। व्हाई? प्राइमरीली बिकॉज दे कुड नॉट रिसीव द मनी विच दे वर एक्सपेक्टिंग। तो जिन जिन कंपनियों ने पेमेंट नहीं किया उसके ऊपर लगाम कसने के लिए ये डिस्क्लोजर ऐड किया गया। शर्म के मारे करेंगे पेमेंट, क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा नहीं है, क्या बात है? पेमेंट डिस्प्यूटेड है क्या? नहीं। इसके पहले हम इसका एजिंग क्या करते थे? डेटर्स का, ट्रेड रिसीवेबल का। इस बार से हम किस में एजिंग करेंगे? ट्रेड पेएबल में भी। और ट्रेड पेएबल का ये हिस्सा अभी तक कोई क्वेश्चन में कवर्ड नहीं है, बट इसके आने की पूरी संभावना है। सो ट्रेड पेएबल को हाईलाइट करके रख लीजिए और लिख लीजिए, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें डिस्क्लोजर थोड़ा सा बड़ा है। ट्रेड पेएबल, आर वी ओके? अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाती है? तो बेटा जी वो कहां जाती है? अदर करंट लाइबिलिटी। अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड अदर पेएबल्स, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड? अदर करंट लाइबिलिटीज। डू यू ऑल कॉपी दैट? राजा बेटा जी उसके बाद में आता है आपका क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेटा जी प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर कोई शॉर्ट टर्म है तो, एंड अदर्स स्पेसिफाई। बेटा जी गुड न्यूज ये है कि पीपीई के शेड्यूल में कोई टेंशन नहीं है। क्यों पीपीई के शेड्यूल में कोई टेंशन नहीं है? कुछ नहीं है, सिंपल चीज क्या करनी है कि आपका कितना ओपनिंग ब्लॉक है, कितना ओपनिंग वैल्यू है, कितना उसमें एडिशन हुआ है, कितना उसमें से डिलीशन हुआ है और कितना डिप्रिसिएशन हुआ है, ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट करनी होती है। और ये हम भली बात आराम से कर लेंगे इंटेंजिबल असेट और टेंजिबल असेट्स के लिए, क्योंकि इसमें टेंशन इसलिए नहीं है कि बचपन से हम डिप्रिसिएशन करते हैं इसलिए। हैप्पी? इंटेंजिबल का भी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा जी अलग अलग प्रकार में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपका प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अगर आप रेंटल के लिए कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपका शेयर्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, राइट? सो अलग अलग टाइप की चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इफ एनी स्पेसिफाई। हैप्पी? आगे बढ़ते बेटा जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया है तो उस लोन के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, इसके बारे में भी लिखना जरूरी है। सो बेटा जी जनरली कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट असेट्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, अदर स्पेसिफाई। करंट इन्वेस्टमेंट बेटा जी जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था वही क्या बन गया आपका? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज के बारे में मैं अलग से बात करूंगा। ट्रेड रिसीवेबल बेटा जी, ट्रेड रिसीवेबल के ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसकी भी क्या की जाती है? एजिंग। एजिंग कैसे की जाती है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। इज दैट ओके? आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो बेटा जी बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश बैलेंस एंड अदर्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस। और बेटा जी अदर करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेटा जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है, इसमें और भी आइटम आ सकता है। जैसे अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस तो दिया है मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस अदर करंट असेट में है, अक्रूड इनकम कहां जाएगी? ये भी करंट असेट में ही जाएगी। सो बेटा जी कल जब हम आएंगे तब मैं आपको एक लिस्ट दूंगा और उस लिस्ट का पहले स्टेप पर आप क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करना सीखोगे। से यस? चलो एक बार ट्राई करके देख लेते। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा? राइट अगर मैं आपको बोलूं 10% डिबेंचर्स कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग, बट 10% डिबेंचर को डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो बोरिंग है। 10% डिबेंचर को डेबिट बैलेंस है तो नॉन करंट असेट्स में कौन सी जगह पे जाएगा? ये जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो एग्जाम में आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के पास में भी ध्यान देना है। जो चीज आपकी बोरिंग हो सकती है वही चीज असेट भी हो सकती है, सेम नाम से, सेम नाम से। जैसे 10% डिबेंचर बोला, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी है, डेबिट बैलेंस है तो असेट है। डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी ट्रेड पेएबल कहां जाएगा? ट्रेड पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? यू कैन टेक इट एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। एग्रीड? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि राजा बेटा जी ये कहां जाएगा?
इन्वेंट्री में चला जाएगा, मतलब जो सिंपल है, बेसिक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। बट अगर मैं बोलूं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। एग्रीड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसलिए क्योंकि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज टू बी पेड आफ्टर 5 years, बट इनकम टैक्स इज टू बी पेड एन्युअली एवरी ईयर, सो प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म। अनपेड डिविडेंड कहां जाएगा? अनपेड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे अगली बात और बता देता हूं कुछ, कि बेटा जी जो बोरिंग्स है, उस बोरिंग्स के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। बोरिंग अगर मान लो एक लॉन्ग टर्म बोरिंग है, सो बेटा जी क्या इसका पेमेंट टर्म डिसाइडेड होगा या नहीं होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग का अमाउंट है 10 lakhs और इसका पेमेंट कुछ इस तरीके से डिसाइडेड है, हर साल आप कितना पेमेंट करने वाले हो बेटा जी? 1 lakh। बोरिंग लिया 10 lakhs। अब बेटा जी 10 lakhs में से जो पहले एक साल में पेमेंट किया जाएगा, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, और जो बचा हुआ 9 lakhs है, इट विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग। सो बेटा जी हम ऐसे करेंगे कि 10 lakhs का दिस 1 lakh विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये लिखते जाइए। और 9 lakhs विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट? लॉन्ग टर्म बोरिंग। Shall we proceed now? Okay. बॉयज एंड गर्ल्स, ये आज आपके लिए होमवर्क है। ये रहा मॉड्यूल का आपका एनेक्सर 3। कल कितने बच्चे पढ़ के आने वाले इसको? अच्छा, कितने बच्चे पहले एग्जाम में जाने के पहले पढ़ के गए थे इसको? अच्छा, अगर मान लो ये पढ़ कर जाते तो जो कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था थोड़ा बहुत तो आसान जाता। ये फॉर्मेट कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता दूं। ये यहाँ से पढ़ना है और इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको बस एक बार पढ़कर निकालना है। मैंने क्या बोला सर? 1.5 घंटा दे देना, बट इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो क्लासिफिकेशन करने में आपके पास एक सूझबूझ होनी चाहिए। आ रही बात ध्यान में? मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ आ जाएगी इधर उधर से, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसको पढ़ के आएंगे बस। अब अगले लेवल पर चलते बेटा जी। अगला आइटम कौन सा था? बोलो कौन सा आइटम था? वो था, किधर गए रे? नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरे को मेरा मॉड्यूल देखने का है ना। हाँ, यो ब्रो, सेकेंड लेवल पर आपको देखने का है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बेटा ये आपको ऑलरेडी बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्या? अदर इनकम। उसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को अच्छे से पढ़ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम में क्या क्या, जरा एक बार देख लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ऑफ व्हाट? सर्विसेज। आनंद भांगड़िया सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डीमार्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट करता है, टाटा मोटर सेल ऑफ प्रोडक्ट करता है, अशोक लेलैंड सेल ऑफ प्रोडक्ट करता है, कुछ केसेस में उनका सेल ऑफ सर्विसेज भी होता है। इज दैट ओके? नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जैसे आपका और एक व्यवसाय कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन आपको मिलता है, तो वो लेस आपको करना है कि अगर कोई भी आपका टैक्स है उसमें, क्योंकि टैक्स आपकी रेवेन्यू नहीं है, टैक्स आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट को दे देते हो, तो जहां पर एक्साइज ड्यूटी लिखा है वहां पर आप क्या अज्यूम कर सकते हो? जीएसटी। सो लेस टैक्स which is collected by you. Is that okay? So जब आपसे फीस कलेक्ट करी जाती है, so फीस के अंदर we will be also collecting what? GST, but GST is not my revenue. जिस दिन मैं GST को मेरा रेवेन्यू बोलने लग जाऊंगा, मेरा चेहरा आपको दिखाएगा सलाखों के पीछे।
क्योंकि बेटा जी जीएसटी इज नॉट माई इनकम, जीएसटी इज गवर्नमेंट्स इनकम, आई एम जस्ट कलेक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। इज दैट ओके? अगला आइटम है राजा बेटा जी अदर इनकम। अदर इनकम में बेटा जी इंटरेस्ट इनकम, बट ध्यान रहे अगर आपका मेन व्यवसाय है लोन का, फाइनेंसिंग का, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, सो इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम विल नॉट बी अदर इनकम, इट विल बी डायरेक्ट इनकम। बट बेटा जी हम बाकी की कंपनीज के बारे में देख रहे हैं, तो अदर इनकम बिंदास्त होकर अज्यूम कर लेना कि कहां पर जाएगा अदर इनकम। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज, अगर आपको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज अदर देन सब्सिडरीज कंपनी, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। द गुड न्यूज इज दिस कि आपको गेन हो या लॉस हो, दोनों यहां पर आएगा। लॉस आएगा तो नेगेटिव आइटम आएगा, और प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव आइटम आएगा इधर। अदर इनकम में लॉस और गेन दोनों आएंगे। आई रिपीट, लॉस और गेन दोनों आएंगे। आगे बेटा जी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो बेटा जी और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो वो यहां पर आएगा, बट कीवर्ड है नेट ऑफ एक्सपेंसेस। नेट ऑफ एक्सपेंसेस माने उसमें से जो कोई भी प्लस या माइनस आएगा वो आपको यहां पर लिखना है। आगे बढ़ जाते बेटा जी, अब मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा जी आप जब फाउंडेशन में थे, जब बहुत फुदके थे, जब पास हुए थे तब, तो उसमें आपको दो टाइप के अकाउंट थे, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का नाम एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो यू कैन टेक अशोक लेलैंड, सुना होगा ना, या कोरोना वैक्सीन जो बनाते कौन, सीरम, तो सीरम इज ऑल्सो व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग। इनके यहां पर आपको फॉलोइंग चीजें मिलेगी, पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आधा कंप्लीटेड गुड्स, फिर आपको मिलेगा फिनिश्ड गुड्स, बराबर है। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों आपका दूसरा अगर मैं बात करूं डीमार्ट, सो डीमार्ट के अंदर राजा बेटा जी वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते, वो ट्रेड करते, तो इनके यहां पर आएगा आपको स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीड। और राजा बेटा जी मैं आपको बताऊं अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो तो सर्विस इंडस्ट्री में हम और एक चीज बोल सकते हैं, वो बाकी की जगह पे भी आएगा, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स। हैप्पी? सो बेटा जी पहले एक बात कर लेते रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेटा जी ये फर्स्ट आइटम में जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब कभी भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दिखे तो उसमें रॉ मटेरियल का अगर परचेसेस दिखे तो वो आरएम कंज्यूम में जाता है। सो पहली चीज मैंने लिखी आरएम कंज्यूम्ड। सर ये तो हुआ पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट, राइट। पी एंड एल अकाउंट में आपका जाएगा आरएम कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये आरएम कंज्यूम जाएगा पी एंड एल में। बैलेंस शीट में आपका जाएगा इन्वेंट्रीज में सिर्फ क्लोजिंग आरएम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, आरएम। बात समझ में आई क्या? सो बेटा मुझे बताओ पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा, कंज्यूम्ड, और बेटा जी बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आरएम क्लोजिंग स्टॉक, आरएम का क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे जाता है बेटा जी, पी एंड एल अकाउंट में। ये जाता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला है बेटा जी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट। इफ द फिगर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखो, अगर फिगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ध्यान रहे इस जगह पे आपका WIP भी आएगा, इस जगह पे आपका स्टॉक इन ट्रेड भी आएगा, इसी जगह पे आपका फिनिश गुड्स भी आएगा, एग्रीड। चेंजेस इन इन्वेंट्री सिर्फ आरएम कंज्यूम्ड होता है, बट बेटा जी बाकी की इन्वेंट्री का हम चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखते हैं। और चेंजेस इन इन्वेंट्री माने क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इज दैट ओके? सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड जाएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग WIP जाएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग फिनिश गुड्स जाएगा। हैप्पी? और बेटा जी ध्यान रहे इनमें से सिर्फ दो ही चीजों को खरीदा जा सकता है, जैसे रॉ मटेरियल को खरीदा जा सकता है और डीमार्ट स्टॉक इन ट्रेड को खरीद सकता है। सो जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो हम कहां पे लिख देते हैं, आरएम कंज्यूम में, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। मतलब आरएम का परचेस कहां गया पता है। और दूसरा होता है स्टॉक इन ट्रेड, WIP खरीद नहीं सकते, WIP खरीद नहीं सकते, फिनिश गुड्स भी खरीद नहीं सकते, बना सकते। यू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, यहां पर और एक आइटम आएगा जिसका नाम है स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड का हम क्या लेते हैं, परचेस। अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो एक्सपेंस में आपके तीन आइटम मैंने बता दिए, आरएम कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा वाला चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और बैलेंस शीट में आपके क्या जाएंगे, हर बार क्लोजिंग जाएगी।
लास्ट एक चीज है, कंज्यूमेबल्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टेशनरी एंड सप्लाईज, और भी अलग अलग प्रकार के कंज्यूमेबल्स होते होंगे। जैसे अगर आप जाएंगे किसी बड़ी कॉर्पोरेट्स में तो उनके पास कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, स्टेशनरी एंड सप्लाईज, तो आप समझ जाते हो। बट वहां पर वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए दे हैव टू कीप सम सप्लाईज इन रेडी पोजीशन विद देम। देयर आर सम सप्लाईज विच आर ऑल्सो देयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द होल ऑफ द व्हाट आई कैन से डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, मान लो उसको पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए वो सारी चीजें रेगुलरली वहां पर यूज करी जाती है, यस और नो। अभी कोरोना के केस में कितना सारा डिसइंफेक्टेंट वगैरह उनके पास रहता था इन स्टोर्स। सो स्टोर्स एंड सप्लाईज का भी हम क्या लेते हैं, कंज्यूम्ड। ध्यान रहे जो क्लोजिंग स्टोर्स रहेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये किसी भी हालत का हो सकता है। और जो बेटा जी सप्लाईज कंज्यूम्ड है, स्टोर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, ये जनरली, मैंने क्या वर्ड यूज किया, जनरली इट विल गो टू दी अदर एक्सपेंसेस। बट अगर वो एम्प्लॉइज के लिए है, सो एम्प्लॉइज की चीज कहां जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगी, से यस। तो जनरली ये कहां जाएगा बेटा जी, अदर एक्सपेंसेस में। हैप्पी। सो बेटा जी इन्वेंट्री से ताल्लुकात रखने वाली ये 4-5 चीजें आती। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था होटल का, तो उस होटल में बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए थी कि कौन सी चीज को वो स्टोर्स बोलेंगे, कौन सी चीज को वो स्टोर्स माने, कौन सी चीज को हम आरएम बोलेंगे, कौन सी वाली चीज को फिनिश गुड्स बोलेंगे, कौन सी वाली चीज को स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। जो चीज वो बना रहे हैं वो फिनिश गुड्स है, जो चीज वो बाहर से खरीद के ला रहे हैं, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम याद होगी, वाइन सिगार ये बनाते नहीं हो आप, खरीदते हो, तो उसका परचेस में डाला था। बट वही फूड रहेगा तो उसका हमने कहां पे डाला था, कंज्यूम्ड में डाला था। प्रॉब्लम याद आ रही है, कंपनी फाइनल कौन बताऊं तुमको, प्रॉब्लम थी ऐसी, 2 प्रॉब्लम थी, एक बार एग्जाम में भी आई थी, वो छोड़ के चले गए, अब नहीं आएगी वापस। गड, सांसें लो थोड़ी गहरी। साले बेशर्म, मेरे को लगा इससे ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, इधर तो इधर ही ढाई हो गई है। ऐसे लग रहे हैं कुछ याद नहीं आ रहे तुमको, आते तो बहुत मेरे को बोलते हो बहुत प्रिपरेशन करी थी। क्यों रे ऑनलाइन लाइव, तुम्हारे क्या हालचाल है, याद आ रहा है क्या कुछ, तुम बोल नहीं रहे हो काफी देर से। चलो कोई बात नहीं, साइलेंटली देखते हैं, ठीक है। कितने टाइप के इन्वेंट्रीज है बेटा, 3। एक कौन सी है बेटा, आरएम, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स। ये अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो दूसरा वाला कौन सा होता है, स्टॉक इन ट्रेड। ये डीमार्ट के लिए जब वो परचेस करते हैं। अब जाहिर सी बात है तुमको इसका प्रेजेंटेशन तो चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा ये ध्यान में रहेगा कि इनके सभी क्लोजिंग, गरीब मतलब बुद्धि से गरीब, मतलब जो मार्ट से मार्ट बच्चा है उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि सर जितने भी आइटम आप बता रहे हो जिसके क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, या हमेशा कहां जाएंगे सर, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएंगे। हैप्पी। सर फिर P&L में क्या जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, सो ये P&L में कहां जाएगा, P&L अकाउंट में भी वत्स बहुत सिंपल है। तू पहले आरएम को ले ले। आरएम वो चीज है जो बिकता नहीं है, आरएम वो जो चीज है जिसको हम कंज्यूम करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस। से यस। सो बेटा जी आरएम कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये जाएगा आरएम कंज्यूम्ड में। सो इससे बनने वाली WIP और फिनिश गुड्स, और कई बार हम स्टॉक इन ट्रेड भी लेते परचेस करते, तो इन तीनों का हम क्या करते, चेंजेस इन इन्वेंट्री वत्स वानर सेना। इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और लास्ट में तीसरा एक और आइटम आता है जिसका नाम है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो हम परचेस सिर्फ 2 चीज करते हैं, आरएम और स्टॉक इन ट्रेड, हाँ या ना। इसमें मॉड्यूल ने आंसर लिखते वक्त धज्जिया ही धज्जिया उड़ाई है, कुछ भी किया है, तुमने स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हारे फॉर्मेट से टस से मस नहीं होंगे और आपके आंसर्स आते रहेंगे। जैसे ही तुम फॉर्मेट से टस से मस होंगे तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा रसगुल्लो, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारा P&L अकाउंट यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला कौन सा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कॉमन सेंस से पता चलता है कि सर एम्प्लॉयज को जो कुछ भी देंगे वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डालने का। जैसे ESOP दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। बट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को डेबिट बैलेंस रहा तो एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस रहा तो लायबिलिटी, ग्रेच्युटी को डेबिट बैलेंस रहा तो एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस रहा तो लायबिलिटी। यहां पर भी बूम होती है। बैलेंसेस को देखना सीखो, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो एक्सपेंस में जाएगा और वो कहां जाएगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। हैप्पी।
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के बाद में बेटा जी आपने नेक्स्ट कौन सा बोला था? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या सर, हम बहुत होशियार है। बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सारा का सारा कहां चला जाएगा आपका? बोरिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट के बाद में कौन सा है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का बड़ा सिंपल रूल है, ये भी हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कहां पे डाल देंगे? इस शेड्यूल के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और अदर एक्सपेंसेस, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस। एक चीज का ध्यान रहे, ऑडिटर को जितना भी कुछ पेमेंट किया है ये सारा सेपरेटली आप डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि ऑडिटर को पैसा देकर चुप तो नहीं बिठाया जा रहा है, ये देखना चाहते। क्योंकि जो कोई भी कंपैरेटिव कंपनीज है सभी के अंदर सेम काम करने के लिए सेम टाइप की ऑडिट फीस मिलनी चाहिए। अगर किसी ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट फीस मिल रही है तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट के तहत, शेड्यूल 3 के तहत उन्होंने बोला कि ऑडिटर को फीस कौन से तरीके से दी है? एज अ ऑडिटर, फॉर अ कंपनी लॉ, फॉर टैक्स कंसल्टेंसी, एज अ कंसल्टेंसी, एज अ CFO, और इट वॉज फॉर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। सो ऑडिटर को जितना भी पेमेंट किया है अदर एक्सपेंस में उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। से यस, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ हो गए। अभी तो अभी क्या करने वाले बेटा जी, आप इसका भी फॉर्मेट एक बार पढ़कर आओगे। हैप्पी? कौन सा नालायक नहीं पढ़ के आने वाला है? गुड। अब राजा बेटा जी हम आते हैं अभी मुद्दे पर। एक क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, एक नहीं 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो इस जो चीज को मैं बता रहा हूं उसके अंदर मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स का फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। इसके आगे से मैं क्या करूंगा, आई विल कीप ऑन पोस्टिंग दिस क्वेश्चन बैंक जो हम करने वाले हैं बिफोर हैंड। यू हैव टू गेट द फोटोकॉपी ऑफ इट ऑन योर ओन। आप लेके आएंगे तो आपके लिए अच्छा है, फोटोकॉपी आपको लेकर आनी पड़ेगी, और जो घर पर बच्चे बैठे हैं उनको भी मिल जाएगा। आप उसका फोटोकॉपी निकाल कर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी। मुझे मेरे गुरु ने एक चीज़ सिखाई थी, वो चीज़ आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, सीख लेना। क्योंकि बच्चों में एक प्रॉब्लम मुझे इतनी लग रही, इतनी कूट कूट कर एरोगेंस भरी हुई है ना, नहीं मैं तो कर लूँगा। मैं भी ऐसा ही था, मतलब मैं भी तुमसे कुछ अलग नहीं था। वो डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति जी है, वो बहुत भारी बोलते थे, और मैं मानता हूँ कि वो चीज़ जो बोले सही है। 20 साल की उम्र में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी को कुछ पता नहीं था। 30 साल की उम्र में मेरे को लगा कि मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा जानते थे, या पिताजी सब कुछ जानते थे फिर भी चुप रहे। और उसके बाद में जैसे जैसे अब मैं बोलता हूँ, अब जब मैं देखता हूँ, सो देन ही सेज दैट कि डैड वाज हाईली वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड his experience to my benefit properly. Had I listened to him, I would have been in far better position. या आज आपको नहीं समझेगा, आज आपकी 20 की एज है ना, 20, 21, 22, 23, 24 मैक्सिमम। इस एज में आपको हमेशा ऐसे लगता है कुछ नहीं, हर चीज फास्ट शॉर्टकट्स, हर चीज फास्ट शॉर्टकट, हर उतावले भी जल्दी होते हो तुम देखो, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। मैं आपको सिर्फ इतनी जरूर बात बता सकता हूं, मेरे गुरु ने मुझे क्या चीज समझाई थी जब मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गया। बोले ब्रोकरेज को मत देखना आनंद, ब्रोकरेज लगेगी तो चलेगा, अपन लॉन्ग टर्म बेट खेलने वाले लोग हैं, बट जिस दिन तुझे माल बेचना होगा ना उस दिन माल बिकना चाहिए। उस दिन अगर तू बोलेगा मेरा इंटरनेट कनेक्शन कहां कूकी कर रहा है या उधर का सर्वर हैंग हो गया है, तो वी माइट लूज ऑन एन अपॉर्चुनिटी। जब आप टेक्निकल चार्ट स्टडी करते हो तो एंट्री और एग्जिट हमारे मन मुताबिक नहीं होती है, वो चार्ट पैटर्न को देखकर होती है। और उस समय उस स्टॉक पर स्ट्रेस आने से अगर तुम्हारा वो जो कोई भी ये है अकाउंट वो कहां कुंकी कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारी एजुकेशन सब बेकार अगर तुम उस समय ट्रेड नहीं कर पाए। बात सही है कि नहीं है? अगर आप लाखों करोड़ों के सौदे कर रहे हो और उसमें मार्जिन मैटर करती है, तो आपको ब्रोकरेज को देखना चाहिए या आपने ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली वो भी बेहतरीन और A1 क्लास मिलनी चाहिए। समझे? आपको भी मैं वही चीज़ समझा रहा हूं। आप निरत्य लड़ने जाओगे, निरत्य लड़ने जाओगे ना, असफलता स्वीकार करके ही आओगे। जिस दिन आप तैयार होके जाओगे उस दिन आप जीत कर आओगे। समझे? हमारे पूर्वज भी इस चीज को जानते थे, तो जब कभी भी लड़ने के लिए जाते थे तो तलवार अलवार के साथ में ये सारी चीजें प्रोटेक्शन लेके जाते थे। तुम साले एड़े जाते हो, सर हम क्या है, हम बिना बुक के पढ़ लेंगे। पढ़ लो, हमें क्या करना है, क्या कर लेंगे हम। बोलना मेरा काम था, बोल दिया। और अब मैं वो चीज जिंदगी में सीख रहा हूं, इग्नोर करना। ठीक है भाई, एक बार कूद उस खड्डे में, जब गंदा हो जाएगा वापस निकल के आ जाना, फिर ट्राई कर ले, फिर मजा नहीं आएगा फिर वापस कूद जाना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। खड्डा भी अपना ही है, तू भी वहीं पर है, खड्डे को बस पार करना है। बता दिया, देख लियो, है ना। सो बेटा जी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है
ये आपकी सेवा में लिए आ रहा हूं मैं, यहां पर है। इसके अंदर आज हम P&L अकाउंट को पूरा कैप्चर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये यूनिट मिल चुका है मेरी तरफ से। टेलीग्राम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। आ जाइए राजा बेटा जी, ये पहला वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अभी के लिए आपके पास प्रिंट आउट नहीं होंगे तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, इसको एक हाथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। अदर इनकम कहां जाएगा? अदर इनकम, राइट। फिर टोटल ए आ जाएगी। फिर बेटा जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये RM है। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स होने चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा इधर, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में हम डील नहीं कर रहे। फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड ही आएगा, फिनिश गुड्स और WIP आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसके नीचे आएगा। फिनेंस कॉस्ट भी उसके नीचे आएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी उसके नीचे आएगा। अदर एक्सपेंस आएगा। फिर बेटा जी टोटल एक्सपेंस आएगा। A माइनस बी करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस तो आपका क्या आ जाएगा? पैट। तो एक प्रॉब्लम तो आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी है, सॉरी बहुत फालतू प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आएगी, मैं इसमें आपका सिर्फ फॉर्मेट पक्का करा रहा हूं। P&L अकाउंट के कितने क्वेश्चन है मालूम है कि तुम्हारे एग्जाम में भी कितनी बार है देखे आपने? मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन IPCC एंड इंटरमीडिएट। P&L अकाउंट सिर्फ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ही पूछा जाता है, दूसरा ये वाला पार्ट पूछा जाता है। P&L अकाउंट बनाओ, ये तो हमको फॉर्मेट तो कम से कम परफेक्ट आना ही चाहिए ना। सो बेटा जी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रेजेंटेशन का कितना महत्व है? इस बार कितने लोग पास हुए? रिजल्ट का परसेंटेज मैंने तो देखा नहीं। बोथ ग्रुप्स 12% बोथ ग्रुप्स, और 24% फर्स्ट ग्रुप, और दूसरा अच्छा कुछ इस तरीके से 21-22%। मतलब कुल मिलाकर 4 लोगों में कितने लोग फेल हो रहे हैं? 3। मतलब अगर एक भी चीज तुमको हाथ में चाहिए तो 4 में से कितने लोग फेल हो रहे हैं? 3। एक पास हो रहा है। हायर साइड तो मेरे रसगुल्लो प्रेजेंटेशन कैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा रे? क्यों एरोगेंट बनते हो? क्यों नहीं प्रेजेंटेशन? मुझे समझाओ ना, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा? इस बार तो रिजल्ट देख आए हो तुम। जब 4 में से एक बंदा पास हो रहा है और 3 फेल हो रहे हैं, अब छोड़ो हेकड़ी को, करो मेहनत, मेहनत पर फोकस करो। हेकड़ी शॉर्टकट मार मार के तो देख लिए, इंस्टाग्राम पर चैट करते करते, अफेयर को हैंडल करते करते देख लिया हमने कि पास हो जाएंगे, नहीं हुए ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कर कर देख लो, उसके बाद में अफेयर के लिए लाइन लगेगी। जो अरे सही बता रहा हूँ भाई, ठीक है, मत भरोसा मान। इस आदमी का ना कभी भरोसा नहीं आया मेरे पर। टेलीग्राम पर, कौन सा टेलीग्राम पर, कहाँ डालू यार? मुझे नहीं पता कौन सा टेलीग्राम बोल रहे तुम। कौन सा टेलीग्राम बोल रहे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यार व्हाट्सएप पर ऐड नहीं है क्या? क्या हुआ? अर्जेंट है कुछ? मतलब मेरे को पकड़ के लेके जाएंगे क्या अगर कुछ हुआ तो? हाँ, संडे को पार्टी है, आ जाना। प्रॉफिट, हाँ सही में भाई, उसकी साइन करके दिया पुलिस परमिशन के लिए, सब भेज दिया जाएगा। 3-4 दिन तो आना पड़ेगा उसके लिए। पहला वाला लिखते बेटा जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम व्हाट्सएप पर कैसे ऐड होंगे? मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप व्हाट्सएप पर एडेड नहीं हो, तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और ग्रुप बनाकर फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं करता हूँ सर, जुगाड़ करता हूँ। मेरे तक आपकी बात पहुँच गई है, मैं स्टाफ को बोलकर एक काम कराता हूँ। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं पहला काम ये करता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2605 है क्या? दूसरा वाला बेटा जी अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है बेटा जी? 40 बेटा जी। फिर ये टोटल आ जाएगा 2645, ये टोटल 1 आएगी क्या? टोटल ए
4th पॉइंट पर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फर्स्ट वन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कितना आएगा राजा बेटा जी? 1000। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। बोलो बेटा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज कितना है? 275 नेगेटिव। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बोल बेटा कितना है? 850। फिर फिनेंस कॉस्ट 20, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोल रसगुल्ले 150। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चे अदर एक्सपेंसेस 100, टोटल ले ले रसगुल्ले 1000 माइनस 275 प्लस 850 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 100 1845 1845। ये टोटल आ रहा है क्या? टोटल भी सो बेटा जी हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी 2645 माइनस 1845 कितना आ रहा है? 800 लेस टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 30% बेटा 240 और मेरे मटर पनीर। फिर आपका आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे क्या फालतू की इतनी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करा? नहीं बेटा कुछ प्लान करके आया हूं, चिंता मत करो। ये जब आप प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सर आपने छोटा सा बनाकर पेश कर दिया इधर। यस कर पाएंगे ये? कोई बड़ी बात नहीं है। सो बेटा जी ये हुआ इस तरीके से पी एंड एल अकाउंट का एक अच्छा सा सीधा सिंपल सा फॉर्मेट। पीबीटी के बाद में टैक्स एक्सपेंस पैट। फॉर्मेट में अभी कोई दिक्कत नहीं सर? फॉर्मेट तो एकदम अभी रसगुल्ला हो गया, मेरा हो गया फॉर्मेट। चल कोई बात नहीं, ये कर बेटा जी। इससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, इससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और बाकी की इनकम भी। सो मुझे बताओ सेल ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेडिंग कमीशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी तो ये क्या करेंगे? लेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या? ए मटर पनीर इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, अदर इनकम। सुनो ना नेट लॉस कहां जाएगा? अदर इनकम में नेगेटिव आइटम, अदर इनकम में नेगेटिव आइटम। और अगर डाउट आ रहा है, जैसे इस गुड़िया को डाउट आया, मैंने देखा अभी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से, तुमको डाउट आया इसमें, झूठ मत बोल। अरे गुड़िया मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, डाउट आया ना, मैंने सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखी और उसको देखते तुमने देखते वक्त इस तरफ आंखों का ये किया था, मुझे समझ में आ गया तुम्हें डाउट आ गया। बहुत सिंपल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ना एक बार, आपको मजा आएगा वो बुक्स। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि अदर इनकम में इसको डाउट था, क्यों? लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। आपको फॉर्मेट में चीज़ लिखी हुई है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव आइटम होता है। मेजॉरिटी बच्चे इस चीज़ को गलत करके आते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से भी। आप जाके एक बार जरूर पढ़िएगा, वहां पर आपको मिलेगा। रेंटल इनकम, अदर इनकम, और अदर इनकम में रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस लेस, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था? नेट ऑफ एक्सपेंसेस आपको अदर इनकम लेनी पड़ती है। से यस। सो बेटा जी ये क्या करेंगे? रेंटल एक्सपेंसेस क्या करेंगे? लेस। इज दैट हो गया? सो बेटा जी इसकी एक फोटो निकाल कर ले लीजिए और फिर हम एक बार इसके शेड्यूल्स बनाएंगे। आर वी रेडी? चले भी। सो बेटा जी अब मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
जनरली नोट 1 नहीं बनती है पी एंड एल अकाउंट की, पी एंड एल अकाउंट की नोट आगे बनती है, पहले बैलेंस शीट शेयर कैपिटल बनता है, फिर पी एंड एल अकाउंट। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पहला वाला आइटम मैं लिखूंगा सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना लिखूं बेटा 2700, फिर सेल ऑफ सर्विसेस 30 क्या बेटा, फिर मेरे खरबूजे ट्रेड कमीशन या ट्रेडिंग कमीशन कितना है मटर पनीर 60 लेस जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी कितना बोलेंगे बेटा जी 185, 2700 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 185 कितना आएगा 2605। सेकेंड वाला नोट, नोट 2 अदर इनकम, हाईलाइट दिस एंड लेट्स राइट डाउन अदर इनकम में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम 20, फिर डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, या भी सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती है या व्हाटएवर, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज कितना आएगा बेटा जी 10। राजा बेटा जी नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो कितना है 4 नेगेटिव आएगा, फिर रेंटल इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन 15 माइनस 1 14, नेट ऑफ एक्सपेंसेस लिखने के लिए बोला है। $2010 minus 4 plus 14 रसगुल्ले इट इज हाउ मच 40, डू यू ऑल कॉपी दैट। तो मेरे रसगुल्ले बच्चों ऊपर आके देखो, क्या ये पहले 2 पॉइंट का ब्रेकअप पता चला क्या, मतलब प्रॉब्लम बड़ी थी, पहले हमने मेन आंसर लिखा था, फिर मैं आपके उसके रिलेटेड आइटम्स आपको दे रहा हूं और उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से लिखना होगा ये बता रहा हूं, समझे। इन सभी को क्रेडिट बैलेंस होगा सिवाय एक आइटम को जिसका नाम क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको कौन सा बैलेंस होगा डेबिट। डिविडेंड अगर आप देखेंगे क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इनकम है, डिविडेंड को अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो एक्चुअली डिविडेंड पेड है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से नेगेटिव आइटम होगा। डिविडेंड पेएबल बोला, पेएबल। देखो मैं ऐश्वर्या राय से बहुत प्यार करता था, मुझे बताओ अब क्या फर्क पड़ा, पहले वो मिस ऐश्वर्या राय थी, फिर मिसेस ऐश्वर्या राय। सो सिर्फ इतना देखकर खुश मत हो जाना, डिविडेंड आगे डिविडेंड पेएबल लाइबिलिटी, डिविडेंड डेबिट बैलेंस, डिविडेंड पेड बायस, डिविडेंड क्रेडिट बैलेंस इनकम। बैलेंसेस में कई बार बच्चा गड़बड़ करता है, शांति से देखना। अगर कोई बोले रेंट तो वो एक्सपेंस मानना, अगर कुछ नहीं बोला रेंट इनकम एक एक्सपेंस है तो क्या मानना उसको एक्सपेंस। इज दैट ओके। सो बेटा जी अब अगले आइटम के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ अभी हमारा 2। नाउ हियर इज योर 3। वाओ, इससे अभी हम स्टॉक को लेकर उसको पूरा कंट्रोल करेंगे। बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, परचेस ऑफ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है उसका क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, दूसरा क्या करना, क्या बोल रहा है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और जो चेंजेस आएगा वो हमें लिखना है। इज दैट ओके। सो हियर वी गो राजा बेटा जी, लेट्स राइट डाउन द नोट नंबर 3। एक किसी को फोटो लेना है तो ले लो भाई, क्योंकि आपको सॉल्व करना जरूरी है ये। जिनको फोटो लेना है ले लो। चल लूं? अच्छा तुम्हारे पास तो नोट्स है ना, मैं कुछ भी करा रहा हूं यार। नोट 3, नोट 3 क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हां जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या, ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM मेरे पास दिया है 84.6, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 955.2 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM 39.8,
सो बेटा जी ये जब माइनस करेंगे हम, सो कितना हो जाएगा 84.6 प्लस 955.2 माइनस 39.8, उत्तर रहता है 1000. Now I have to write down changes in inventory. Note number 4. Changes in inventory. बेटा जी मेरा आएगा इधर पहले WIP और फिर फिनिश गुड्स और फिर इधर आएगा टोटल. पहला मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक WIP का रहेगा मेरा 150, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा मेरे पास 200 और दूसरे वाले का ओपनिंग फिनिश गुड्स रहेगा 175, क्लोजिंग रहेगा 400. ये माइनस मारेंगे तो मेरे मटर पनीर कितना आ जाएगा 50 नेगेटिव एंड 225 नेगेटिव, बोले तो 275 नेगेटिव. 150 और 175 कितना होता है 325 और ये कितना आएगा 600. जब माइनस करते तो कितना आता है 275. क्या 275 का फिगर और 1000 का फिगर आपके ऊपर के आंसर में के जाके चेक कर लो. ये प्रॉब्लम कब टफ हो जाती पता है क्या, अगर ये डेटा में स्कैटर्ड आपको दे देता तो. तुमको अगर ये इजी लग रहा है तो बेटा जी इधर उधर पड़ा हुआ डेटा भी इजी लगना चाहिए, प्रोवाइडेड यू हैव अ कंसेप्ट क्लैरिटी कौन सा आइटम कहां जाता है. ये पॉइंट क्लियर है. ये देख लीजिए राजा बेटा जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 1000 आया था, चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना आया था 275. डू ऑल एग्री? आगे वाले इतने तंग नहीं करेंगे आपको. 2 हो गया, 3 हो गया, ये रहा 4th. सैलरीज एंड वेजेस कहां जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. एक्सपेंस ऑन ESOP employee benefit expenses. Staff welfare expense employee benefit expenses. Interest expense borrowing cost, that is finance cost. Other borrowing cost उसका brokerage क्या लिखेंगे finance cost. बेटा जी आगे इधर gain नहीं है, loss आएगा, loss. I am so sorry for that. Loss on foreign currency transaction and translation treated as BC borrowing cost. हाँ, मुझे सॉल्व कर दो, मेरे पास आता नहीं है मेरे को ये. त्रिशूल बैच में ज्वाइन तो है, 70 पार्टिसिपेंट्स है, बाकी बच्चों को नहीं गया क्या लिंक? आई डोंट नो स्टाफ ने कैसे दिया. श्रुति उसके लिए पहले आना पड़ता है ना बेटा, पहले आओगी तो पता चलेगा. वेरी गुड हर्षदा. 850 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. हर्षदा का आ गया, लिख कर गया ना नालायक, स्पीड फास्ट चाहिए मेरे को. फिनेंस कॉस्ट वो बोल रही है कितना, ये बेटा गोरबोर हो गया, गोरबोर गोरबोर. ये 24 नहीं है, ये 8 है बेटा. आई एम सो सॉरी. इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 है. आई एम सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक. इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 है. इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 है. तो क्या बेटा हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देख लेते क्या? सो उसमें आएगा सैलरीज एंड वेजेस 600, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 72, ESPP या ESOP का एक्सपेंस 28 और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना 150. तो टोटल आपका कितना है 850. जरा ऊपर जाके चेक करिए 850 मैच हो रहा है क्या आपका? और मेरे रसगुल्ले बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है
8 और बेटा जी अदर बोरिंग कॉस्ट कितना है 4 और बेटा जी जो इधर गेन था उसको मैंने क्या चेंज कर दिया लॉस और वो कितना आएगा 8 टोटल मिलाकर कितना हो गया 20 से यस जरा जाके ढूंढिए क्या आपका 20 मैच हो रहा है क्या हैप्पी इफ यू अलाउ मी कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप आर वी रेडी नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट wow we have to talk about other expenses and depreciation and amortization so depreciation and amortization building 400 है plant and equipment 200 vehicle 50 है furniture and fixture 60 है brands 200 है computer software 90 है insurance 4 insurance कहाँ जाएगा other expenses बोलो हाँ sundry debtors बैलेंस शीट का आइटम है पेमेंट टू ऑडिटर बेटा ये कहाँ जाएगा अदर एक्सपेंस बट इसका ब्रेकअप देना जरूरी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओपनिंग है बेटा बैलेंस सर आपको कैसे पता नीचे दिया हो देखो मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%। अगर आपको याद होगा तो सुंदर टीचर ने आपको क्या सिखाया था न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी फाउंडेशन हम करते हैं न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी सो बेटा 80 का 10% कितना आएगा न्यू 8 और ओल्ड आरडीडी कितनी है 2 सो बेटा जी अदर एक्सपेंसेस में आरडीडी कितना जाएगा 6 क्लियर क्या 80 डेटर्स का आपको कितना क्रिएट करना था 10% सो बेटा जी आएगा 8 और बेटा जी आरडीडी कितनी है 2 सो बेटा जी 8 माइनस 2 कितना आएगा 6 से यस रसगुल्लो कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था ये कहां जाता है अदर एक्सपेंस बट इसकी इन्वेंट्री कहां जाती है इन्वेंट्रीज में से यस पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस रेंट अदर एक्सपेंसेस repairs to building other expenses repairs other expenses rates and taxes other expenses and boys and girls miscellaneous expenses other expenses बोलो हाँ so are we ready to write it down so लिखते हैं depreciation and amortization ये कौन सी वाली नोट नंबर बनेगी बेटा depreciation and amortization बेटा मुझे नीचे परसेंटेज दे रखे डेप्रिसिएशन के डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% सो बेटा जी बिल्डिंग कितना आएगा बेटा जी 400 इंटू 5% 20 फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना बोलोगे बेटा 200 का 20% क्या कितना आएगा 40 व्हीकल 50 का 20% 10 व्हीकल्स के बाद फर्नीचर 60 का 10% 6 ब्रांड्स 200 का 10% 20 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना बोल रहे हैं 90 का 60% 36 क्या नहीं 54 आई एम सो सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो गया और कुछ है ना तो बेटा जी ले लो टोटल 20 प्लस 40 60 60 प्लस 10 70 70 80 90 90 100 150 क्या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपका 150 आ रहा है क्या और फिर बेटा जी 8 पॉइंट अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे बेटा जी इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितना आएगा बेटा जी 4 फिर आरडीडी आरडीडी आएगा बेटा जी 8 माइनस 2 6 पेमेंट टू ऑडिटर्स बोलो ना T2 कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स I'll write down 14 power and fuel 16 rent 10
repairs. 8 repairs to building, repairs to machinery. Rates and taxes 2 and miscellaneous expenses how much 2. सो बेटा जी अब टोटल ले लीजिए 4 + 6 + 32 + 14 + 16 + 10 + 8 + 6 + 2 + 2 कितना आ रहा है 100. गो एंड चेक वेदर योर अदर एक्सपेंसेस टैलीज. ओके ऑलराइट. उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो गलती से प्रिंट हो गए. दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डन. और उसके प्रोविजंस भी कुछ गलत है मेरे हिसाब से. मेरे स्टाफ ने और भी कुछ दिया है आपको, वो गड़बड़ में दे दिया. ठीक है 9 बज गई है. अब मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू से गुड बाय. बट व्हाट इज द होमवर्क? आई आस्क्ड यू टू रीड ऑल द क्या ऑल द एनेक्चर. और एक बार आपको बता दूं कि ये आईसीआई की मॉड्यूल में अगर आप कंपनी फाइनल अकाउंट चेक करेंगे सो मैं आपको सिर्फ एक अंदाज दिखाना चाह रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम में. आप प्रॉब्लम नंबर 1 2 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है. ठीक है फिर प्रॉब्लम नंबर 5 से अगर आप देखेंगे तो हमें बैलेंस शीट और पी एंड एल पर काम करना है. प्रॉब्लम नंबर 6 बैलेंस शीट और पी एंड एल पर काम करना है. राइट. प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे तो बैलेंस शीट पी एंड एल पर काम करना है. प्रॉब्लम नंबर 8 सेम. सो बेटा जी इस चैप्टर को देखकर मुझे इतना बुरा लगता है उन बच्चों के लिए जो इस टॉपिक को एक तो ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं कि जबकि इसके मेजॉरिटी क्वेश्चन इस पर है. वो क्या कर जाते हैं पता है क्या? सिर्फ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन करके चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर पेपर टफ गया है. कितने बच्चों कंपनी फाइनल अकाउंट का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एग्जाम में कर गए थे और बाकी के पार्ट को ऊपर ऊपर से देख कर गए थे? तुम्हें पता चला फेल होने के रीजंस? ये टॉपिक को स्टडी करो, एक बार फील करो. अगर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इस टॉपिक को भी फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी केस में तो बैलेंस शीट ही पूछ रहे हैं. गड़बड़ यहां पर हो रही है आपकी. इसको प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस से ही होगा. आपने आज एक प्रॉब्लम को मैंने टुकड़ों टुकड़ों में अगर कराया तो आपको इजी गई. और कल भी अगर आप ये फॉर्मेट करके आओगे, उसको देख के आओगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, बट आप उसको फिर भी कैप्चर करने के इसमें तैयार हो जाओगे. इज दैट ओके? सो प्रेम से बाय बोलो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुदा हाफिज. लॉट्स ऑफ लव. आई विल कीप गाइडिंग यू. तो चिंता मत करना, पास करा के छोड़ूंगा, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है रेगुलर जो मैं बोल रहा हूँ डिसिप्लिन में करते रहना. जो बच्चा बिना बोले एब्सेंट रहेगा उसको क्लास में एंट्री नहीं रहेगी मेरे. यूट्यूब पर कर लेना ना, फिर मेरे को मुंह मत दिखाना. मेरे को बिना बोले तुम फ्री की बैच है इसलिए एब्सेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मैं फ्री का नहीं हूँ. समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं फ्री का नहीं हूँ, मेरे पैसे लगते हैं. हाँ बंद कर.